हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कंसंट्रेशन टर्म्स, और कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ हम लोगों ने पढ़ लिया था स्पेशल फॉर्मूलाज कुछ, और स्पेशल फॉर्मूलाज कुछ ऐसे थे जो कि बहुत ही फास्ट कैलकुलेशंस के लिए हम लोगों ने कंप्लीटली हेल्प किया था। और अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज एक्चुअली द हार्ट ऑफ दिस एंटायर चैप्टर। मेरे हिसाब से ये तो पूरी चैप्टर की एक हार्ट होती है, ठीक है। अच्छा ना, एक सिंपल सा चीज, हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये जो लिक्विड सॉल्यूशंस है, ये लिक्विड सॉल्यूशंस नाम का चैप्टर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो लिक्विड सॉल्यूशन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें लिक्विड सॉल्यूशंस क्यों ज्यादा हम लोग एम्फेसिस कर रहे हैं? ध्यान से देखो बच्चा, कुछ एक कंसेप्शन तो आएगा ही, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशंस यूज करेंगे कंसेप्ट। सो प्रैक्टिकली देखा जाए कि अगर हम लोग ये चैप्टर पढ़े तो ये चैप्टर एक्चुअली 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। पहला वाला केस 1 जहां पर हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड इन लिक्विड, और ये सॉलिड इन लिक्विड में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज सीपी। इसको बाद में थोड़ा डिस्कस किया जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। दूसरी केस जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट विल बी लिक्विड इन लिक्विड। दूसरा केस है लिक्विड इन लिक्विड, यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशंस यूज करेंगे, ठीक है। और जो केस 3 होगा बेटा, वो केस 3 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज गैस इन लिक्विड। तो चैप्टर के इंपॉर्टेंस के हिसाब से मैं, अच्छा यहां पर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज विल बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी फेमस लॉ, हेनरीज लॉ। तो हालांकि बुक में जो आपकी कंटेंट है वो थोड़ी अलग है, तो फिर भी मैं इस तरफ से पढ़ाता हूं ताकि बच्चों को पूरी क्लैरिटी आ जाए। सॉल्युबिलिटी वगैरह भी है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस वगैरह भी है, हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये तीनों मेन केसेस आपके पास रेडी हो चुके हैं। अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलो बेटा, या आपके पास वेपर प्रेशर हो या हेनरीज लॉ हो, कुछ भी हो, एक चीज याद रखना है कि तीनों में वेपर प्रेशर की इंपॉर्टेंस बहुत है। हालांकि केस 2 में वेपर प्रेशर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो या वेपर प्रेशर के कोई डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन हो या हेनरीज लॉ हो, यहाँ पर प्रेशर की मात्रा बहुत सारे क्वेश्चन है। सो वी नीड टू कीप दिस थिंग इन अवर माइंड कि कभी भी अगर आप प्रश्न करो तो वेपर प्रेशर को दिमाग में फिट करके रखना चाहिए। इसी के कारण आज का टॉपिक ही आप लोगों का है वेपर प्रेशर। तो यहां वेपर प्रेशर हम लोगों ने लिख लिया। नाउ व्हाट इज वेपर प्रेशर? इसको समझने से पहले तो मैं ये कंफ्यूज बच्चों को एक डायरेक्ट चीज पूछना चाहता हूं, व्हाट इज अ वेपर? इज इट अ गैस? नहीं बेटा, ये गैस और वेपर में थोड़ी डिफरेंस होती है। देखो, अगर इस रूम टेम्परेचर में अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं तो मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, सामने मेरे एनवायरनमेंट में क्या क्या है, ऑक्सीजन गैस होगी, नाइट्रोजन है, CO2 है, हीलियम गैस, आर्गन गैस, हर प्रकार के गैस यहां पर आपको मिलेंगे। लेकिन एक बात है यहां पर, अगर आपको हर प्रकार के यहां पर गैस मिल रहे हैं तो व्हाट एम आई कंफ्यूजिंग इट? इसमें वेपर प्रेशर है क्या? नहीं, गैस के खुद के एक प्रेशर होते हैं, उसको गैस प्रेशर बोलते हैं। क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे अभी कर रहा हूं, अब तो मैं अंटार्कटिका में नहीं हूं कि वहां पर जाके मेरा टेम्परेचर 0 डिग्री या उससे कम हो गया, वहां पर वेपर प्रेशर क्या होगा वो अलग। आई विल बी टेकिंग कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू रूम टेम्परेचर्स या लैब टेम्परेचर्स। लैब टेम्परेचर नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस जो कि 298 केल्विन लिया जाता है, और जो स्टैंडर्ड आपके मतलब कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर है STP, उसको 0 डिग्री सेल्सियस लिया जा सकता है, ठीक है। तो अभी क्या यहां पर एनवायरनमेंट में रहने वाला चीज गैस है? गैस तो हो सकता है, ऑब्वियसली गैस है। उसका प्रेशर है? हाँ है। जैसे यहां से मेरे पार करते हुए अभी भी एक गैस निकल के गया, क्या आपको दिखाई दी? नहीं। लेकिन अगर एक लिक्विड इवापोरेट करना शुरू कर दे, इवापोरेशन मतलब अपने सरफेस से ऊपर गैसियस मॉलिक्यूल तक जाने के लिए कोशिश करे, तब उस चीज को हम लोग वेपर बोलेंगे। तो गैस और वेपर में डिफरेंस क्या है बेटा? कि गैस ऑटोमेटिकली एट रूम टेम्परेचर गैसियस फेज ऑफ मैटर में रहती है, लेकिन वेपर का मतलब क्या है कि ओरिजिनली तो वो लिक्विड था, लेकिन बाद में वो कन्वर्ट होकर क्या हो चुका है? गैस। तब जाके उस चीज को क्या बोलेंगे? वेपर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, तो वेपर प्रेशर को अभी हम लोग डिस्कस करना जब जाते हैं, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल नाउ। सो आई एम टेकिंग अ पर्टिकुलर बीकर, तो एक बीकर मैंने ले लिया यहां पर, ठीक है।
तो इस बीकर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा कि यहां पर मैंने ले ली थोड़ी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहां वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लिया मैंने। क्या यहां पर हम इस वाटर को भी सॉल्वेंट बोलेंगे? नहीं बेटा, इसको सॉल्वेंट नहीं बोलने वाले हैं। क्यों सॉल्वेंट नहीं बोलने वाले हैं? क्योंकि यहां पर दो चीज होना पड़ेगा। टू यूज द वर्ड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हमेशा हम लोग को दो चीज रहना ही पड़ेगा। अकेला एक चीज, जैसे अकेला एक हाथ से ताली नहीं बजता, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से सोल्यूशन बनता है, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स है, मतलब यहां पर प्योर लिक्विड एक है, ठीक है ना, प्योर लिक्विड। अब ये जो प्योर लिक्विड है बेटा, तो यहां के ऊपर के जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है, ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है, इनके पास क्षमता है कि वो ऊपर जा सके। क्यों ऊपर जा सके? बिकॉज देयर काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इनके जो काइनेटिक एनर्जीज है वो टोटल काइनेटिक एनर्जीज या टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जीज, पूरे मॉलिक्यूल्स के टोटल जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उससे इनके ज्यादा है सरफेस में। इसलिए बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि सरफेस से ही क्यों ऊपर जाता है। सिंपल सा एक कंसेप्ट है बेटा कि काइनेटिक एनर्जी एट द सरफेस विल बी मोर, इसीलिए वो तुरंत लिक्विड से कहां तक जाने के लिए कोशिश करेंगे, they will be directly wanting to convert लिक्विड से डायरेक्ट वेपर तक आपको कंडेंस इवापोरेट होने के लिए बहुत सारे कोशिश करेंगे। अभी अगर ध्यान से देखें तो यहां पर ऊपर के मॉलिक्यूल्स, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है, मैं इसको मार्क कर देता हूं कि ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स थे। ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है इनमें काइनेटिक एनर्जीज की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जीज की वैल्यू है, जिसके कारण एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के इससे ज्यादा होगी, तो ये ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हो रहे थे, तो यहां ऊपर जाने के बाद ये वेपर करेगा, ये बन जाएगा आपका वेपर, ठीक है बच्चा। तो ये बन गया आपका वेपर। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज कि अगर वेपर बना तो वेपर प्रेशर कहां है बेटा? यहां पर देयर इज नो वेपर प्रेशर। मैं वीपी लिख रहा हूं शॉर्ट में वेपर प्रेशर के कारण। सर यहां पर वेपर प्रेशर क्यों नहीं है? क्योंकि ये ओपन कंटेनर है। अगर ओपन कंटेनर हो तो वो लिक्विड कंप्लीटली बाहर निकल के चला जाता है। अगर वो ओपन कंटेनर हो तो वो लिक्विड कंप्लीटली बाहर निकल के चला जाता है, ठीक है, इज इट क्लियर? बट अगर वो क्लोज कंटेनर हो तब थोड़ी अलग कंसेप्शन स्टार्ट हो जाएंगे। देखते हैं कुछ। जैसे मान लीजिए यहां पर अगर लिक्विड था तो लिक्विड वेपर तक कन्वर्ट हो गया, मतलब इसके स्टेट ऑफ मैटर गैस तक कन्वर्ट हो गए। पहले सरफेस में जो लिक्विड थे प्योर मॉलिक्यूल्स, कुछ सरफेस के मॉलिक्यूल्स ऊपर जा चुके हैं। अभी ऊपर जाने के बाद ये वेपर बन गया, लेकिन क्या ये बैक करके आएगा? नहीं, ये बैक करके नहीं आ सकता, क्योंकि एक बार ओपन कंटेनर है तो वो चला गया है। तो प्लीज कीप इट इन माइंड, देयर इज नो वेपर प्रेशर, व्हाई? इट इज एन ओपन कंटेनर। ये कहां पर है बेटा? एक ओपन कंटेनर में है, तो वो बैक करके नहीं आ सकता। इसी रीजन के चलते हम लोग इसको वेपर प्रेशर यहां पर मान नहीं सकते, क्योंकि ये कंप्लीटली एक ओपन कंटेनर में स्थित है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। तो वेपर प्रेशर हमेशा अगर कैलकुलेट करना है, क्या हमको ओपन कंटेनर चाहिए या क्लोज कंटेनर चाहिए? बच्चा, हम लोगों के पास हमेशा क्लोज कंटेनर की जरूरत होती है। नाउ प्रैक्टिकली स्पीकिंग, व्हेन यू आर यूजिंग द वेपर, सो लिक्विड से यहां पर वेपर तक पहुंच तो जाएंगे। सर पहुंच गए, अब क्या उखाड़ लोगे आप? बता रहा हूं देखो। अब अगर मैं इस चीज को थोड़ा डिटेल्स में देखूं कि व्हेन हाउ विल आई बी यूजिंग इट, सो लेट्स नाउ टेक अ पर्टिकुलर एग्जांपल, जहां पर मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है, और इस बीकर में सबसे ज्यादा एडवांटेज ये है कि यहां पर ये एक क्लोज सिस्टम है, ये एक क्लोज्ड सिस्टम है, ठीक है, ये एक कंप्लीटली क्लोज्ड सिस्टम है। क्लोज मतलब अभी अगर मैं यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लूं और मान लीजिए यहां पर सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पर देखो बेटा, ड्रॉ हमेशा करना ताकि क्लैरिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर सरफेस के मॉलिक्यूल्स हो गए, तो ये सरफेस, यहां से मैं एक लिक्विड ले रहा हूं, लेट्स टेक द लिक्विड, प्योर लिक्विड ले रहा हूं यहां पर, और ये प्योर लिक्विड मैं यहां पर ए ले चुका हूं, ठीक है। तो क्योंकि प्योर लिक्विड मैंने ए ले ली,
तो ये भी अभी ऊपर वेपोराइज होने के लिए कोशिश करेंगे। हालांकि एक पॉइंट है, ये ऊपर से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि ये कंप्लीटली क्लोज सिस्टम है। तो ऑब्वियसली बेटा यहां पर ऊपर जाने के लिए हर मॉलिक्यूल कोशिश करेगा, हर मॉलिक्यूल ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको क्या मिलने वाला है बेटा, वेपर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये क्या बन गए बेटा, वेपर मॉलिक्यूल्स, वेपर मॉलिक्यूल्स ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमारी क्लैरिटी आ चुकी है अभी। तो हम लोगों को वेपर मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मिल चुका है। अब वेपर जाके यहां पर हिट करेगा, सॉरी, जब ये वेपर जाके हिट करेगा वॉल्स को, तो वो बैक करके आने के लिए कोशिश करेगा। देख, अभी दो प्रोसेस चलने वाली है। फर्स्ट प्रोसेस क्या है बेटा, कि ये लिक्विड के मॉलिक्यूल सरफेस से ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा प्रोसेस क्या होगा, वो जो वेपर के मॉलिक्यूल्स है वो नीचे आने के लिए कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? ये व्हाइट वाले से जो स्ट्रैंडेड की है मैंने, वो नीचे आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और जो ब्लू वाले हैं वो ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो व्हाइट वाले एरोस है वो नीचे आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज एक बार लिक्विड से वेपर बन गया तो वो वेपर के पास बहुत ही ज्यादा एनर्जी हो जाती है। लेकिन ऊपर क्योंकि एक क्लोज सिस्टम है, तो वो क्लोज सिस्टम क्या करेगा बच्चा, कुछ नहीं करेगा, वो जाके यहाँ पर हीट करके बैक करके आने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन कोशिश तो करेगा, कोशिश तो जरूरी है इसके पॉइंट पे, लेकिन होगा क्या, द वेपर मॉलिक्यूल्स विल नाउ, वेपर मॉलिक्यूल्स ऑफ ए नाउ विल exert a pressure, will exert a pressure after equilibrium। अब एक नया वर्ड आ गया, इक्विलिब्रियम। मतलब ये जो ऊपर से नीचे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चा, कंडेंसेशन बोलते हैं। एंड लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जब ऊपर जा रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं उसको क्या बोलने वाले हैं बेटा, दैट इज इवापोरेशन, करेक्ट। एंड जो ऊपर से नीचे आ रहा है उसको क्या बोलने वाले हैं, कंडेंसेशन। सो जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे थे वो इवापोरेशन है, ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं उसको हम लोग कंडेंसेशन बोलेंगे। जब इन दोनों के बीच, जब इन दोनों के बीच मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन, जब रेट ऑफ इवापोरेशन मतलब व्हेन रेट ऑफ इवापोरेशन is equal to rate of condensation, is equal to rate of condensation, उस समय हम लोगों को मिल जाएगा इक्विलिब्रियम। यानी ये इक्विलिब्रियम के चैप्टर में हम लोग पिछले साल डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को, कि जब भी रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, तब जाके हम लोग को क्या मिलेंगे, इक्विलिब्रियम। हालांकि ये केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है बेटा, यहाँ पर फिजिकल इक्विलिब्रियम चल रहा है। यहाँ पर कौन सा इक्विलिब्रियम चल रहा है बेटा, फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्यों फिजिकल इक्विलिब्रियम, क्या कोई रिएक्शन चल रहा है बेटा, कोई रिएक्शन नहीं चल रही है, सिर्फ एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर, या एक फेज ऑफ मैटर से दूसरे फेज ऑफ मैटर तक चेंज हो रहे हैं। तो इस रीजन के कारण वी विल नॉट से इट एज अ केमिकल इक्विलिब्रियम, हम लोग इस चीज को बोलने वाले हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जब भी रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाए बच्चा, तब जाके हम लोग को क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम। और उस इक्विलिब्रियम पे जब ऊपर से आने वाले व्हाइट वाले मॉलिक्यूल्स, या मतलब मैं इसको मार्क कर देता हूं, जैसे मान लीजिए ये वेपर बन चुके हैं तो मैं इसको येलो कलर से मार्क कर देता हूं। ठीक है बच्चा, ठीक है, तो ये वाला जो येलो वाले मॉलिक्यूल्स है, ऊपर से जब वेपर वाले मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, कब, हर समय पे तो करेंगे, लेकिन आफ्टर इक्विलिब्रियम, एक बार इक्विलिब्रियम मिल गई तो वो तो स्टैटिक हो जाती है, उसके बाद डायनेमिसिटी चलती है बेटा। तो जब स्टार्टिंग से लिक्विड ऊपर वेपर गया एंड वेपर बैक करके आने के लिए कोशिश कर रहा है, तब वेपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और उस प्रेशर को ही हम क्या नाम देते हैं, वेपर प्रेशर। लेकिन क्या ये हर समय होती है, नहीं बेटा, ये हर समय नहीं होती है, ये हमेशा कहां पर होगी, जब जब आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। और कब इक्विलिब्रियम मिलेगा बच्चा, जब रेट ऑफ इवापोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों ही कंप्लीटली सेम हो जाए। जब भी रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो जाए, उस समय वेपर के मॉलिक्यूल्स प्योर लिक्विड के जब एक्सर्ट करते हैं एक प्रेशर सरफेस मॉलिक्यूल्स के ऊपर, सरफेस के ऊपर जब वेपर मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उस
केस में जो प्रेशर हम लोग नाम दिया है, हम लोगों ने जो प्रेशर का नाम दिया है, उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्लियर? तो आज से एकदम क्लैरिटी रखे बच्चा कि पहले सरफेस के लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, वो सरफेस के लिक्विड मॉलिक्यूल सीधा ऊपर उड़ चुके हैं। ठीक है, व्हाट इज दिस प्रोसेस? रेट ऑफ इवेपोरेशन। एक चीज याद रखना बेटा, एक चीज याद रखना, हम लोगों ने यहां पर भी किया था, तो क्या यहां पर, यहां से यहां तक ऊपर जा रहा है, क्या जा रहा है बेटा? यहां से यहां तक इवापोरेशन जा रहा है, ये इवेपोरेशन है। क्या कंडेंसेशन पॉसिबल है? नहीं, कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कौन सा कंटेनर था? ओपन कंटेनर। हालांकि नेक्स्ट केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर तो जा रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। नीचे जब एक बार वेपर बन चुका है, लिक्विड के मॉलिक्यूल जब वेपर बन चुके हैं, उसके बाद वो बैक करके आएगा। क्यों बैक करके आएगा? क्योंकि ये कौन सा वेसल है? ओपन वेसल या क्लोज वेसल? क्लोज वेसल या क्लोज सिस्टम, कुछ भी बताओ बेटा, बात तो एक ही होगी। एनीवेज, तो क्लोज सिस्टम के कारण वो कंडेंसेशन करने के लिए भी कोशिश करेगा। जब वेपोराइजेशन या इन अदर वर्ड्स इवापोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट, ऊपर और दोनों का रेट जब सेम हो जाएंगे कंप्लीटली, तब उस समय वेपर के मॉलिक्यूल्स जब सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उस प्रेशर का नाम है वेपर प्रेशर। पूरी क्लैरिटी है बच्चा? आई होप सारे बच्चे यहाँ पर प्लीज नोट कर लीजिए चीजों को, एकदम आहिस्ता आहिस्ता हम सब पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां पर हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, सो नाउ दिस इज द बेसिक पॉइंट ऑफ योर वेपर प्रेशर। सो व्हाट इज वेपर प्रेशर? डेफिनेशन लिख लो बेटा, डेफिनेशन लिख लीजिए। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, वेपर प्रेशर is the pressure exerted by the vapors, is the pressure exerted by the vapors at the time of equilibrium, at the time of equilibrium. Vapor pressure is the pressure exerted by the vapors at the time of equilibrium on the liquid surface, on the liquid surface. Vapor pressure is the pressure exerted by the vapors on the at the equilibrium when at what surface? At the liquid surface. It is measured by manometer. It is measured by manometer. It is measured by manometer. And always takes place in cases for and always takes place in cases for and always takes place in cases for closed container. हम लोगों को पता चला था ना, ये closed container always takes place in the cases for closed container. ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरी की पूरी फ्री कंटेंट आराम से लो, बिंदास पढ़ो, रिजल्ट बनाओ, एंजॉय करो लाइफ, दैट्स इट, इजंट इट? ओके, तो हम लोग को ये चीज पता चला। अच्छा, एक बात है, अगर हम लोग अभी दूसरों को कंपेयर करना शुरू करें, लेट्स कंपेयर ना, हम लोग एक चीज तो पता चला कि वेपर प्रेशर कब मिलता है? इक्विलिब्रियम पे मिलता है। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन सेम हो जाए, तब जाके हम लोग को वेपर प्रेशर मिलेगी। अच्छा, अब एक मैं चीज बताना चाहता हूँ, प्लीज हैव अ चेक पॉइंट आउट हियर। जैसे मान लीजिए मैं कंडीशन ले लेता हूं, ठीक है बच्चे? एक सिंपल सा चीज ही ले लेता हूं, इंटेलिजेंस नहीं यूज करूंगा। तो मान ले कि मैंने यहां पर ले ली एक ओपन वेसल, यहां पर ओपन वेसल ले लिया, ठीक है? यहां पर मैंने ओपन वेसल ले लिया बेटा, ठीक है? तो ओपन वेसल में डिफरेंस क्या है? बाकी के साथ ओपन वेसल में डिफरेंस क्या है बता रहा हूं बेटा, एकदम ध्यान से देख, आपकी पूरी क्लैरिटी होनी है। तो यहां पर मैंने मान लीजिए एक प्योर लिक्विड लिया है, दिस इज प्योर लिक्विड ए, और ये जो प्योर लिक्विड ए है बेटा, इसमें जो मास हो गए, let the mass be n. एक बार इवापोरेशन हो जाए,
ठीक है, एक बार इवापोरेशन हो जाए, इस पॉइंट के चलते अगर मैं फिर से यहाँ पर थोड़ी देर बाद देखूं तो इसके मासेस क्या होंगे, यहाँ पर प्योर लिक्विड ही है बेटा, वही प्योर लिक्विड है। यहां से जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बच्चों, वेपोराइज होंगे। ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वेपोराइज होंगे। तो वेपोराइज तो होंगे, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, द मास विल डिक्रीज, द मास विल डिक्रीज। ठीक है, सो अगर यहां पर हम लोगों ने मास m, अच्छा यहां पर m1 ले लिया, यहां m2 ले लिया, तो m2 will be definitely smaller than m1. This takes place in which case of your open system? ये किस केस में हुआ, ओपन सिस्टम में हो चुका है। तो ओपन सिस्टम में क्या हुआ कि जो प्योर लिक्विड थी उसके मास कंप्लीटली कम हो चुके हैं, क्योंकि स्लोली स्लोली इवेपोरेशन होंगे, कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, इस रीजन के चलते ही यहाँ पर मास डिक्रीज या ड्रॉप हो चुका है। क्लियर है? अभी अगर लेकिन मैं दूसरा वाला एग्जांपल ही ले लूं जो वेपर प्रेशर्स का मैंने लिया था फॉर अ क्लोज सिस्टम, तो मान लीजिए मैं यहां पर ले रहा हूं ये, और ये ले चुका हूं मैं, तो यहां पर वो दोनों ही आइडेंटिकल मैंने ले लिया, मान लीजिए थोड़ा बहुत आइडेंटिकल है भी, ठीक है। तो यहां पर आइडेंटिकल मान लीजिए, यहां पर मास जो भी है एकदम प्रैक्टिकली देखा जाए तो यहां से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, यहां पर भी प्योर लिक्विड लिया है, प्योर लिक्विड ए ले लिया बेटा, ठीक है। तो यहां से ये क्या होंगे, पहले तो ऊपर जाएंगे, फिर ये वेपर बनाएंगे, बस वेपर के मॉलिक्यूल्स को मैंने अलग तरीके, ये अलग तरह से डिजिग्नेट कर दिया, मान लीजिए ये, तो ये नीचे भी आएंगे, करेक्ट, they will try to come down also, and in this particular case अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर भी मैं ले लेता हूं, थोड़ी देर बाद अगर आप यहां पर देखें तो ये ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो जाएंगे ही, तो यहां पर इस बार क्या होगा, इस तरफ से ये आने के लिए कोशिश करेंगे और इस तरफ से ऊपर में आपका ये करने की कोशिश करेंगे। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस बोथ द केसेस यू हैविंग द प्योर लिक्विड, एक एडवांटेज है, दोनों में हमेशा क्या होती है, मास कंप्लीटली कांस्टेंट रह जाती है। क्यों, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इज इट, बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम्स, दे आर क्लोज्ड सिस्टम्स, दे आर क्लोज्ड सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम होने के कारण बच्चों एक चीज ध्यान में रखा जाए, जब भी क्लोज सिस्टम होंगे तब हमेशा मास हमेशा क्या रह जाती है, कांस्टेंट ही रह जाती है, वो चेंज नहीं होता। तो एकदम क्लैरिटी रखा जाए, जब भी हम लोग क्लोज सिस्टम यूज कर रहे हैं हम लोग मास यहाँ पर कंप्लीटली कांस्टेंट हो जाएगी, उसमें चेंज कुछ भी चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि सिंस इट्स अ क्लोज सिस्टम तो अप डाउन होने के बाद भी टोटल वेपर और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पूरा लेने के बाद जो मास कलेक्शन होगा वो कंप्लीटली सेम होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड हियर। लेकिन उस केस में, पिछले केस में क्या होने वाली है, पिछले केस में क्या होने वाली है, कुछ नहीं है बच्चा, यहाँ पर हम लोग ओपन सिस्टम ले चुके हैं, तो क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स चले गए हैं, बैक करके नहीं आ सकते, तो यहाँ पर कोई मास की कंजर्वेशन नहीं होती, एकदम नहीं होती। ठीक है, पूरी क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक बार ये कर लिया, तो अभी हम लोग वेपर प्रेशर लिखेंगे इस पॉइंट पे, कुछ एक चीज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं। तो मान लीजिए मैंने फिर से एक बीकर ले ली और यहां पर है मेरा लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स ले लिए मैंने, ए, ऑल आर ए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये सारे के सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, तो लिक्विड ए, प्योर लिक्विड, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ऊपर जाएंगे, करेक्ट, ऊपर जाने के बाद यहां पर क्या बन जाएंगे, ये वेपर के मॉलिक्यूल्स, तो ये है आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और ये हो गए आपके वेपर के मॉलिक्यूल्स। पूरी क्लैरिटी आ गई ना बेटा? पूरी क्लैरिटी जब तक ना हो, पूरी एक बार वीडियो को आराम से पॉज करके देखो, पूरी क्लैरिटी आ जाएगी इस पॉइंट पे, ठीक है ना। दीज आर वेपर मॉलिक्यूल्स। नाउ
क्योंकि वेपर मॉलिक्यूल्स है, मैं इसको अलग कलर से थोड़ा डिजिग्नेट कर रहा हूँ तो आपको भी थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। तो इधर से भी एक बैक वाले आएंगे, करेक्ट, और जाके एक समय पे क्या हो जाएगा बेटा, लिक्विड एंड वेपर में क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम। और उस समय जब प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, किसके ऊपर एक्सर्ट करेंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के सरफेस मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब एक्सर्ट करेंगे प्रेशर, उसको हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं, वेपर प्रेशर्स। ठीक है, तो लिक्विड एंड वेपर में जब इक्विलिब्रियम आ जाती है, तब जो भी वेपर प्रेशर आपको मिलेगा, वेपर प्रेशर जो मिलेगा ऑफ द लिक्विड ए, इसको हम लोग एक चीज एकदम दिमाग में फिक्स कर ले, इसको हम लोग बोलने जा रहे हैं पी नॉट ए। सर पी नॉट ए का मतलब क्या है, एकदम क्लैरिटी रख लो बेटा। सॉल्यूशंस खत्म होने के बाद भी बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर नहीं होती कि पी नॉट ए क्या है, पी ए क्या है। आप एकदम क्लैरिटी से रखो, पूरी आराम से पढ़ो, बिंदास पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है, आराम से एक एक करके स्टेप्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो पी नॉट ए जब लेंगे तो ए इसलिए क्योंकि द लिक्विड इज ए, लिक्विड ए के कारण हम लोग ए यूज कर रहे हैं। पी इसलिए क्योंकि दिस इज इंडिकेटिंग द वेपर प्रेशर्स, ठीक है, एंड नॉट इसलिए क्योंकि ये प्योर है। सर प्योर का मतलब क्या हुआ, ओनली ए इज प्रेजेंट हियर, नो अदर थिंग इज प्रेजेंट। क्या कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, बी सी डी, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है? नहीं बेटा, कुछ ऐसे दूसरे मॉलिक्यूल्स यहां पर नहीं लिया मैंने, यहां पर स्टार्टिंग में ही प्योर लिक्विड ए ली है, तो ऑब्वियसली आई बी यूजिंग नॉट। तो आज से बच्चा जब भी पी नॉट ए दिखाई दे या पी नॉट बी दिखाई दे, मतलब वो चीज वहां पर अकेला है, प्योर है, कोई सोल्यूशन नहीं है, वहां पर प्योर सॉल्वेंट या सोल्यूट जो दोनों भी हो सकते हैं, मतलब अकेले अकेले मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नोट कर लो बेटा, वाले पॉइंट पूरी की पूरी क्लियर हो जानी चाहिए। और मैं एक काम करता हूं, मैं इस पॉइंट पे एकदम क्लैरिटी रखता हूं कि यहां पर मैं पूरे सोल्यूशन के चैप्टर में ए को मैं हमेशा सॉल्वेंट मान के चलूंगा एंड बी को मैं सोल्यूट मान के चलता हूं, ताकि आपके और मेरे थिंकिंग में सिमिलरिटी आ जाए। तो आज से आप जब भी, अब क्वेश्चन में तो अलग अलग हो सकता है बेटा, खोपड़ी में तो घुसना है हम लोगों का, तो आराम से करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ए इक्वल टू सॉल्वेंट हो गई एंड बी क्या हो गई, सोल्यूट। ठीक है, तो ए सॉल्वेंट है और बी सोल्यूट है। अगर ए सॉल्वेंट है, अगर मैंने यहां पर प्योर लिक्विड लिया है, यहां पर तो सॉल्वेंट सोल्यूट की बात नहीं आएगी, क्योंकि ये सोल्यूशन है क्या, नहीं बच्चा, ये सोल्यूशन नहीं है, ये प्योर लिक्विड है। और उस लिक्विड का बेटा क्या होने वाला है, लिक्विड से वेपर तक जाने वाला है, वेपर बैक करके आने वाला है, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन विल बिकम सेम। उस समय हम लोगों को क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम। और उस इक्विलिब्रियम पे जो भी वेपर प्रेशर्स मिलेंगे उसको हम लोग क्या नाम से डेजिग्नेट कर रहे हैं, पी नॉट ए। नॉट क्यों, क्योंकि ये कंप्लीटली प्योर हुआ। एक और बात कभी भूल मत जाना, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द to the molecules having other types of kinetic energies। तो भीतर में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं, कोई बच्चा मुझे पूछा कि सर भीतर के मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं कर पाते, वाई वेपोरेशन या इवापोरेशन हमेशा सरफेस के मॉलिक्यूल से क्यों है, यहां से क्यों नहीं है, वाई नॉट फ्रॉम बॉटम, बिकॉज दे हैव lesser kinetic energy than the average kinetic energy। So average kinetic energy से इनके जो काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू है वो कंप्लीटली कम होंगे। ठीक है, नोट कर ले बेटा, पूरी क्लियर है, सारे बच्चे क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, एक ही चीज को बार बार जब तक दोहराओ पूरा क्लियरिटी है। दिस इज द हार्ट ऑफ द चैप्टर। अगर ये समझ में आ गया बेटा तो आधी चीज तो झटक से निकल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं फिर से वही ले रहा हूं, अब मैं करते करते मैं इतना बार ड्रॉ कर रहा हूं, आप भी करो मेरे साथ, इतना बार मैं कर रहा हूं तो आप भी करो मेरे साथ। ठीक है, करते करते बेटा हम लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे इस चीज में। एक्सपर्ट होना ही है, इतना मेहनत कर रहे हैं, बॉन्ड विद डाउन को सब्सक्राइब करके क्यों रखें, ताकि सर आपको उतना ही पूरी फैसिलिटीज दे सके, ताकि आपके सिलेक्शन पूरा गारंटी हो। कुछ भी हो लाइफ में, किसी के लाइफ में कोई भी ऊपर नीचे बहुत सारे अप्स डाउन होते हैं बेटा लाइफ में। कभी लिक्विड हो गए जो कि काइनेटिक एनर्जी कम होती है, कभी वेपर हो गए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, अप डाउन चलते रहेगा, लेकिन लाइफ इक्विलिब्रियम पे रहना ही जरूरी होती है। ठीक है, तो चीज अभी हम लोग ध्यान से देखें तो ये व्हाट आई एम डूइंग इज दैट आई एम यूजिंग अ लिक्विड हियर। तो लिक्विड तो यूज कर ही रहे हैं सर, तो बार बार हम लोग इसको क्यों इतना डिफरेंस कर रहे हैं। एक और चीज मैं दिखाता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा ध्यान से, जो बच्चों में थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ रहा है आप थोड़ा ध्यान से देखें। तो यहाँ पर जो है
ए के मॉलिक्यूल्स फिर से बार बार करो जब तक क्लैरिटी ना आ जाए। तो यहाँ मैं अलग कलर से डिजिग्नेट कर रहा हूँ। बेटा ये मॉलिक्यूल नहीं चेंज हो गई, ये सिर्फ क्या हो रहा है बेटा, मैंने वेपर को ग्रीन कलर से मार्क किया। यहाँ पर वेपर है और ये जो आपके ब्लू कलर से है ये मैंने लिक्विड मॉलिक्यूल्स है। अब बेटा देखो यहाँ पर लिक्विड और वेपर में क्या होने वाली है, एक इक्विलिब्रियम। ठीक है, लिक्विड तो और वेपर के साथ डेफिनेटली इक्विलिब्रियम बनाएगा ही। बनाने के बाद क्या होती है, व्हाट इज एग्जैक्टली द थिंग दैट इज हैपनिंग। जो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन यहाँ चल रहा है वो कुछ ऐसा है कि वाटर तो नहीं लिखूंगा बेटा, इसके हिसाब से ही लिखेंगे। जो लिक्विड ए है तो ए के लिक्विड फॉर्म से ए के गैसियस या वेपर फॉर्म तक पहुंच गए। सो दिस इज द थिंग दैट इज हैपनिंग। एक बार लिक्विड फॉर्म से वेपर को ही मैं क्या मान सकता हूं, गैसियस फॉर्म मान सकता हूं। ठीक है बेटा, तो ये गैसियस फॉर्म आराम से हम लोग क्लियर कर लेंगे। सो ए लिक्विड से ए गैसियस तक हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। एक बार बेटा कन्वर्ट कर लिया ना, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कुछ। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम है तो इसका डेफिनेटली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं बेटा। अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होती है यहाँ पर, वी विल बी सीइंग प्रेशर ऑफ, क्योंकि यहां पर लिक्विड है। अच्छा, हम लोग को एक चीज याद रखना चाहिए कि सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर नॉट टेकन इन एक्सप्रेशन। ये बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उनके कंसंट्रेशन कांस्टेंट होते हैं, वो इक्विलिब्रियम पे आती है। फिर भी मैं बता दे रहा हूं, जो बच्चे इक्विलिब्रियम में थोड़ा बहुत भटक चुके हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर नॉट टेकन इन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट हो गई, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर नॉट टेकन इन द एक्सप्रेशन। एक सिंपल सा रीजन इस क्लियर होगा, क्योंकि इसके कांस्टेंट कंसंट्रेशन होते हैं। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स दे आर नॉट टेकन इन एक्सप्रेशंस बिकॉज इनके कंसंट्रेशंस कांस्टेंट होती है। तो यहां पर हम लोग ए मिल रहे हैं, हम लोगों को ए के गैस के हिसाब से अगर लिखो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मिलेंगे या वेपर प्रेशर ऑफ ए मिलने वाले हैं। सो दिस पी ए और पी नॉट ए, कुछ भी लिखो। क्या यहाँ पर कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, नहीं, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट ए, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है ना। इसका मतलब ये क्या हुआ, जो वेपर प्रेशर मिला वो कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना बेटा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होने के कारण आज ये पता चला कि वेपर प्रेशर की वैल्यूज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। बहुत बड़ा डिस्कवरी अभी अभी हम लोग कर चुके हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ अ थिंग, ऑफ अ सब्सटेंस या लिक्विड इन अदर वर्ड्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। लिख लीजिए बच्चों कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस, वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस, ब्रैकेट में लिक्विड लिख सकते हो, इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होती है, क्योंकि ये सिंपल सी बात है। यहां पर मैंने इक्विलिब्रियम लिखा था, इक्विलिब्रियम के हिसाब से पार्शियल प्रेशर या प्योर वेपर प्रेशर मिला। वो वेपर प्रेशर किसके साथ इक्वल हो गया, किसके साथ इक्वल हो गया बेटा, यहां पर किसके साथ इक्वल आ गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ इक्वल हो गई ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये तो बदलता नहीं है। हालांकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बदल सकते हैं, और जब जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलेंगे तब तब हम लोग के पास वेपर प्रेशर भी बदलने वाले हैं। इज इट क्लियर? सो बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट, जो पी नॉट ए है, जो वेपर प्रेशर है आपका, ये क्या आ गया बेटा, दिस डिपेंडेड अपॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होती है, इसका मतलब आज से किसी भी एक सब्सटेंस का या लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होती है। ठीक है बेटा, आज से किसी भी एक सब्सटेंस का या लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होती है। लेकिन वेपर प्रेशर भी बदल सकता है। कब बदल सकता है, जब जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलेंगे तब तब आपके वेपर प्रेशर बदलेंगे। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अपॉन टेम्परेचर, एंड यहां पर हम लोग एक और फैक्टर यूज करेंगे, नेचर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो अगले स्लाइड पे आ जाते हैं। नोट कर लिया बेटा, आराम से नोट करो, बिंदास आराम से नोट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ओके नाउ सो प्रैक्टिकली अपन लोगों को क्या क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मिला था फर्स्ट ईयर में, हम लोगों को मिला था K1, Kb, Kc, Kw, Kp, Ksp, Kh, Kd। ओके,
acid constant, base constant, equilibrium constant for concentration, for water, pressure, solubility product, hydrolysis and dissociation या formation. अच्छा ये बहुत एक और हो सकती है Kf मतलब फॉर्मेशन कांस्टेंट. ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स. ठीक है. और ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं ना, ये बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? दे डिपेंड नॉर्मली ऑन और चेंज नॉर्मली ऑन टेम्परेचर. तो इस पॉइंट के चलते हम लोगों ने ये तो लिख ली, लेकिन अभी आएगा हम लोग का मेन चीज, वेपर प्रेशर इज ऑल्सो कांस्टेंट नॉर्मली. वेपर प्रेशर अब हम लोगों ने क्या प्रूव कर दी कि वो कांस्टेंट होती है, बट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. द फर्स्ट फैक्टर जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर, और दूसरा फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ लिक्विड. तो दो ही फैक्टर है बच्चा जिसके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करेंगे. एक होती है आपको नेचर अगर डिफाइन करे और नेचर ऑफ लिक्विड, और दूसरी होती है आपकी टेम्परेचर. आराम से नोट कर ले बेटा. ठीक है. दो फैक्टर्स है बेटा जिसमें आपको डिपेंड करेंगे वेपर प्रेशर्स. एक होती है टेम्परेचर, एक नेचर ऑफ लिक्विड. ठीक है. बाकी केसेस में इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर्स. It does not depend on any other factor. ठीक है. तो वेपर प्रेशर आज से खाली किस किस के ऊपर डिपेंड हो गए? किस किस के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं? सीधी बात है बेटा, वेपर प्रेशर डिपेंड होंगे दो ही चीज के ऊपर, टेम्परेचर और नेचर ऑफ लिक्विड. ठीक है बेटा. आगे बढ़े. चलिए, अगर आप ध्यान से देखो अभी, तो हम लोग अभी ये बात हम लोगों ने कंफर्म कर ली कि वेपर प्रेशर इज नॉर्मली कांस्टेंट फॉर अ लिक्विड, या अ सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट होती है. दो फैक्टर उसको ड्राइव करेगा, एक होती है आपकी टेम्परेचर, दूसरी होती है नेचर ऑफ लिक्विड. अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर. फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर. इसमें पहला वाला फैक्टर भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड. लिख लिया बच्चा. फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर्स, इसको नेचर ऑफ लिक्विड. तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लिक्विड्स having strong force of attraction will have less vapor pressure. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब जैसे मान लीजिए कि आप एक लिक्विड मॉलिक्यूल हो ए, मैं भी एक लिक्विड मॉलिक्यूल हूं ए. हम दोनों के बीच एक अट्रैक्शन होगी बेटा, हम दोनों के बीच एक अट्रैक्शन होने वाली. अब जब आप और मैं दोनों ही एक एक लिक्विड्स हैं, तो एक ध्यान से हम लोगों को एक चीज कंपैरिजन में देखना चाहिए कि कैपिटल ए आप भी हो, मैं भी हूं ए, दोनों के बीच एक अट्रैक्शन तो होगी. तो जब ये अट्रैक्शन होगा तब कैसा होगा? विल बी अ स्ट्रॉन्गर फोर्स, स्ट्रॉन्गर फोर्स, दोनों सेम नेचर. अगर हम दोनों में स्ट्रॉन्ग नेचर ऑफ अट्रैक्शन हो गए तो हम लोग ऊपर ज्यादा नहीं जाएंगे. मीन्स व्हाट विल हैपन कि अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये बंधे रहेंगे, दे विल बी टाइड टुगेदर. एकदम सिंपल पॉइंट में, दे विल बी टाइड टुगेदर. दोनों मॉलिक्यूल्स के या 4 या 10 या 15 या 1000 कितने भी मॉलिक्यूल्स ना हो, they will be tied together. अगर ये दोनों टाइड टुगेदर हो गए, if they are tied together, इसका मतलब ये होती है कि एकदम सिंपल से ध्यान से देखें, ये मच्छर और मेरा जिंदगी हमेशा कम एक ऑल आउट खरीदना पड़ेगा मुझे यार. जब ये टाइड टुगेदर, इफ द मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रांगली टाइड टुगेदर, तो ये दोनों वेपर प्रेशर्स एक्सर्ट या वेपर्स नहीं बनाते. वेपर फॉर्मेशन इज लेस. वेपर फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? लेस होगा.
मतलब जिसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो ज्यादा उड़ेंगे नहीं। अगर ज्यादा उड़ेंगे नहीं तो डेफिनेटली दे विल नॉट फॉर्म स्ट्रॉन्ग वेपर्स। अगर स्ट्रॉन्ग वेपर ना हुआ तो वेपर प्रेशर तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वेपर होने के बाद ही वेपर प्रेशर मिलता है बेटा, है ना, है या नहीं बताओ। अच्छा, तो दे विल हैव लेस वेपर प्रेशर। कैसे? मोर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लेस वॉलेटाइल। लेस वॉलेटाइल मतलब वॉलेटाइल शब्द का अर्थ क्या है कि ये ज्यादा ऊपर लिक्विड से वेपर तक कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, सो लेस वॉलेटाइल। अगर लेस वॉलेटाइल हो तो लेस वेपर्स फॉर्म्ड, और अगर वेपर ही कम हो तो वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्सेस। ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस। तो जितना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस उतना ही कम आपका वेपर प्रेशर। क्लियर है? तो जितना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्सेस उतना ही कम आपका वेपर प्रेशर। सारे बच्चे यहां तक क्लियर है? पूरा क्लियर है ना बेटा? अच्छा, ये फर्स्ट नेचर हो गई। अभी हम लोग नेचर ऑफ द लिक्विड के कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी देख लेना बेटा। जैसे मान ले कि अगर मैं बोल लूं कि मान लो वाटर मिलते हैं, यहाँ पर पेपर में अगर ऐसा डिस्कशन में आ गए कि एग्जांपल्स को लेते हैं कि वाटर हो गई, इधर इथेनॉल हो गई, इन दोनों में वेपर प्रेशर किसकी ज्यादा है? ना ध्यान से सुनो कि यहां वाटर में ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और इथेनॉल में इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना। इन दोनों में इसमें एच बॉन्ड ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्ड सुना होगा शायद बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। ठीक है, यहां पर मैं स्ट्रेंथ लिख देता हूं ताकि आपके पास कोई भी कंफ्यूजन ना हो। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसमें ज्यादा है, और इस केस में आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम है। अगर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम है, तो इस केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो गई, मतलब इस केस में वेपर प्रेशर्स ज्यादा होंगे और इस केस में वेपर प्रेशर्स कम हो जाएंगे। ठीक है बेटा? तो जिस केस में आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा होंगे उस केस में आपके पास बहुत ही क्लैरिटी से पता चलेगा कि वेपर प्रेशर कम होते जाएंगे। सो वाटर और इथेनॉल में किसके पास वेपर प्रेशर ज्यादा है? तो वेपर प्रेशर इसका ज्यादा है। द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल विल बी मोर देन वाटर, क्योंकि वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू योर इथेनॉल। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। एक और एग्जांपल देता हूं बेटा, तुम लोग ट्राई करके देखो इस पॉइंट पे कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन भी लाया हूं आपके लिए। ठीक, तो एक और एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं। ये हो गई तुम्हारी इथेनॉल CH3CH2OH, ये इथेनॉल ले लिया बेटा। फिर इस मॉलिक्यूल को बहुत ही बारीकियों से देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। CH2OH, इसको हम लोग नाम क्या देंगे? इथिलीन ग्लाइकॉल, या कभी कभी शॉर्ट में ग्लाइकॉल भी बोला जाता है। ठीक है, इसको इथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं। एक और मॉलिक्यूल हम लोग लिखने जा रहे हैं, CH2OH और CH2OH। इस मॉलिक्यूल के पास जो नाम है वो है ग्लिसरॉल। ठीक है, तो 3 मॉलिक्यूल्स दे दिया हूं मैंने। ये इसकी नाम है इथेनॉल। ओके, इसका कॉमन नेम तो इथिलीन ग्लाइकॉल है। नॉर्मल IUPAC नेम जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दोनों बॉडी जिसका IUPAC नेम भी क्लियर ना हो, मैं भी वो भी क्लियर कर देता हूं। 2 कार्बन है तो इथेन लिखेंगे, 2 OH है तो डायोल लिखेंगे, और फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन पे ही आपके पास OH लग गई तो 1 and 2 डायोन्स हो जाएंगे। ठीक है, इस केस में देखो बेटा, ये है प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल, 1,2,3 ट्रायोल। ठीक है, तो ये आपकी पूरी की पूरी हो गई। अब इस पे पूछा गया कि वेपर प्रेशर किसमें ज्यादा है? वेपर प्रेशर किसमें ज्यादा है? ध्यान से देखो कैसे होंगे। इसमें कितने OH है? 1। इसमें कितने OH है? 2। और इसमें कितने OH है? 3।
एक कंफ्यूजन हम लोग को हो सकता है कि सर आप अभी कैसे कैलकुलेट करोगे कि किसमें आपकी वेपर प्रेशर ज्यादा है या कम है। मोर दी वेपर प्रेशर, सॉरी मोर दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, more the hydrogen bonds, more is the vapor pressure. Sorry, more the hydrogen bonds, more is the attraction. ज्यादा अट्रैक्शन होंगे तो लेसर विल बी द वेपर प्रेशर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही है आपका ब्रह्मास्त्र, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र क्या है बेटा, एकदम सिंपल से, मोर दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे उतना आपके पास ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उतना वेपर प्रेशर कम होगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोर ओएच के ऊपर। तो आप ही बताओ बेटा सबसे ज्यादा ओएच किस में मिलेंगे आपको, इस केस में, इस केस में या इस केस में मिलेंगे। हम लोगों को सबसे ज्यादा ओएच इसमें मिलेंगे। तो यहां पर 3 OH है, इसमें 2 OH है, इसमें 1 OH है। इसका मतलब इसमें सबसे कम वेपर प्रेशर होगा। क्यों, मोर OH, मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स का मतलब क्या है, ज्यादा अट्रैक्शन हो गए तो लेस इज द वेपर प्रेशर। तो ऑब्वियसली आपके पास आंसर जो आएंगे वो ऐसे मिलेंगे, ठीक है। इसके आंसर्स ये हो जाएंगे। इज इट क्लियर बच्चा? क्या सारे बच्चे क्लियर है? क्या सारे बच्चे क्लियर है? So vapor pressures is basically this is the thing that we are going to study only, okay? So nature of the liquid के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे उतना ज्यादा आपके पास OH कंटेंट ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे, लेस वोलेटाइल होगा, इन अदर वर्ड्स ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। So let's go for our point. Vapor pressure for volatile and non-volatile substances, ठीक है। तो वेपर प्रेशर फॉर volatile substance, जो volatile substance होती है they can get, volatile को होता है क्या होता है कि they can get converted into vapor from liquid, vapor from liquid। so liquid से वेपर तक बहुत ही आराम से ये कन्वर्जन हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी वोलेटाइल सब्सटेंस हो उसकी पी नॉट की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि वो वेपर प्रेशर इजीली क्रिएट करेगा। बट वेपर प्रेशर फॉर अ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, वेपर प्रेशर फॉर अ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, ठीक है। तो वेपर प्रेशर फॉर अ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस आप कैसे याद रखोगे, तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए दे डू नॉट फॉर्म वेपर्स, दे डू नॉट फॉर्म वेपर्स। तो नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ, कभी भी कोई भी एक चीज जो कि वोलेटाइल मतलब लिक्विड से वेपर तक नहीं फॉर्म करता, या कोई एक सब्सटेंस जो वेपर नहीं फॉर्म कर सकता, उस चीज को आज हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल्स, ठीक है। सो दे डू नॉट फॉर्म वेपर्स, ठीक है। सो P नॉट हियर इज इक्वल्स टू 0। तो जो भी एक चीज वेपर प्रेशर होगा एक वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए क्या होगा बेटा, वेपर प्रेशर एक वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए क्या होंगे, उसके वैल्यू 0 के करीब नहीं होंगे। इट विल बी हैविंग सम पॉजिटिव वैल्यू, कुछ भी नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकता। और वेपर प्रेशर फॉर अ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मतलब ये कभी भी ऊपर नहीं जाता, तो वेपर्स नहीं क्रिएट कर सकते, और अगर वेपर्स क्रिएट ना कर पाए तो इसके वेपर प्रेशर कंप्लीटली 0 हो जाएंगे। इज इट क्लियर? सो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस विल हैव 0 वेपर प्रेशर्स, volatile substances will have non-zero vapor pressures, ठीक है। अब हम लोग दूसरे फैक्टर के ऊपर आ जाते हैं। दूसरा फैक्टर है हम लोगों का टेम्परेचर। अब जो टेम्परेचर है बेटा, टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सो मोर द हीट, जितना ज्यादा आप हीट दोगे, ठीक है, अगर आप हीट ज्यादा करो, कभी मान लीजिए एक लिक्विड ले लिया, उसको मैंने हीट कर दिया, ठीक है, तो उसको मैंने हीट कर दिया। सो द मोर द हीट मोर इज द टेम्परेचर, मोर द हीट मोर इज द टेम्परेचर। ठीक है, मोर द हीट मोर इज द टेम्परेचर, मोर द टेम्परेचर मोर इवापोरेशंस,
ज्यादा के ज्यादा इवापोरेशन होंगे, करेक्ट, ऑब्वियसली ना। कोई भी एक लिक्विड का कोई भी एक इंसान हो, वो बैठा हुआ है, वो उड़ने का चांस बहुत कम होता है। पिछवाड़े में आग लगा दो तुरंत वो उड़ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन मोर द हीट, मोर इज द टेम्परेचर, मोर इवापोरेशन। मोर इवापोरेशन मतलब मोर वेपर्स फॉर्म, और जब वेपर्स ज्यादा फॉर्म होंगे तो डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, मोर वेपर प्रेशर। तो यही पूरी कंप्लीट आइडियोलॉजी है, ठीक है। पूरी कंप्लीट आइडियोलॉजी ये है कि जितना ज्यादा हीट होगा उतना ज्यादा आपका टेम्परेचर होगा, उतना टेम्परेचर मतलब उतना ज्यादा इवापोरेशन, मोर वेपर्स विल बी फॉर्म एंड मोर वेपर प्रेशर। देखो बेटा, यही है आपकी डॉन्सर की केमिस्ट्री। देखो बेटा, मेरा काम यही है कि आपको जितना हो सके सिंपलिसिटी या याद रखने का टेक्निक इजी कर दो। आपके पास कैलकुलेशंस हो या कुछ भी हो, इजी से इजी पढ़ो, ठीक है। So now we are very clear with this particular thing. So let's move on to the next particular point. जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाएंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा, मीन्स वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये हम लोग के पास फाइनल कंफर्मेशन मिल चुका है, ठीक है। हालांकि इसके पास एक बहुत बड़ा फेमस इक्वेशन भी है, जो कि होती है, मान लीजिए, वैसे मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ बेटा। ग्राफ ड्रॉ करना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो मैंने एक्स एक्सिस पे ले ली, वाई एक्सिस पे ले ली, बहुत सारी चीज ले ली है। तो ये वाई एक्सिस में मैं वेपर प्रेशर ऑफ द सिस्टम ले लेता हूं, और यहां पर मैंने टेम्परेचर लिया, ठीक है। तो वेपर प्रेशर जो वर्सेस जो टेम्परेचर का जो ग्राफ है बेटा, वो ग्राफ कुछ ऐसी होती है, ऐसी होती है। और भविष्य में भी हम लोग को ये ग्राफ चाहिए होगा कि वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ ऐसे होंगे, कर्व, ये स्ट्रेट लाइन नहीं की होती। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो वेपर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, करेक्ट। तो ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था। ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होता, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली दो बड़े साइंटिस्ट थे, क्लॉसियस एंड क्लेपेरॉन, इन्होंने एक इक्वेशन बना दी थी बेटा फॉर वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ये चीज आपको काइनेटिक्स में भी थोड़ा बहुत मिलेगा। फर्स्ट ईयर के हिसाब से आप लोगों को वेंटॉफ इक्वेशन भी बोल सकते हो या क्लॉसियस क्लेपेरॉन भी बोल सकते हो, बहुत सारे चीज नाम है, यू कैन यूज दिस। बेसिकली वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के केस में द रिलेशनशिप इज log ऑफ P2 by P1 will be equals to, नॉर्मल log ले लेता हूं, log of P2 by P1 is equals to del H by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2, ठीक है। 1 by T1 minus 1 by T2। इसके हिसाब से आपको एक चीज तो एकदम क्लैरिटी आ चुकी है कि यहाँ पर एक लोगैरिथम फंक्शन है टेम्परेचर के साथ जो वेरी कर रहा है। सो लोगैरिथम फंक्शन विद टेम्परेचर इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ लोगैरिथम कर्व, ठीक है। और जो dp by dx हो, मतलब मान लीजिए मैंने अगर dp by dx तो नहीं बताऊंगा, dy by dx, किसी भी स्लोप का dy by dx हम लोग को क्या देता है, स्लोप देता है। सॉरी, किसी भी ग्राफ का अगर हम लोग dy by dx निकालें तो क्या मिलता है, हम लोग को स्लोप मिलती है, करेक्ट। ये जो स्लोप मिलेंगे यहां पर इस ग्राफ के जो स्लोप्स हम लोग को मिलेंगे, दैट इज नथिंग बट dvp by d टेम्परेचर्स, करेक्ट। सो dp by d टेम्परेचर्स, दैट इज नथिंग बट माइनस del h by RT स्क्वायर। ये याद रखना बेटा। तो इसके स्लोप्स क्या होंगे, नेगेटिव स्लोप्स पॉइंट पे, माइनस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ये पॉजिटिव स्लोप है। क्यों, जितना टेम्परेचर बढ़ा तो 1 by t स्क्वायर में है, ठीक है। जितना टेम्परेचर बढ़ा तो 1 by t स्क्वायर मतलब वैल्यू कम होना चाहिए, लेकिन माइनस होने के कारण वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। तो स्लोप विल बी कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सारे बच्चे यहां तक क्लियर हो, सारे बच्चे, आई सपोज सारे बच्चे यहाँ पर पूरा क्लैरिटी के साथ पढ़ चुके हैं, पूरा क्लियर है बच्चों। तो ये लेक्चर पूरी की पूरी हम लोगों ने वेपर प्रेशर डिटेल्स में पढ़ ली है। आगे हम लोग के नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर के साथ कनेक्शंस पढ़ेंगे, और आई होप सारे बच्चों का यहाँ पर क्लैरिटी आ चुका है। आई होप एवरीवन हैज गॉट योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेपर प्रेशर क्लियर, क्योंकि आगे बहुत सारा चीज आने वाला है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और ध्यान में रहे डिटेल्स पे पढ़ो, हर चीज वीडियो को 2x में मत पढ़ना,
नहीं तो क्या हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है, बहुत सारी चीज मुंह से जब हम बोलते जाते हैं तो बच्चे मिस कर जाते हैं। ठीक है, टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।